को रिप्लेस करना है उन्होंने, और उसकी जायदाद को तकसीम करने के लिए उसने रिप्लेस करना है, उसको रखने के लिए रिप्लेस नहीं उसने करना है, उसको रिप्लेस, उसको तकसीम करने के लिए। हाँ, रिमोटली बैठ के वो जितना कर सकता है आजकल, आई नो व्हाट यू आर सेइंग कि रिमोटली हर चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर कहीं पे स्टक हो जाए तो देन इट्स अ चैलेंज। ये वन टाइम जॉब नहीं है इसका मतलब? ये तकरीबन 6 महीने से साल लग जाता है इस प्रोसेस को, मरने के बाद चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए। जी सॉरी। ट्रस्टी आप कह रहे हैं औलाद, लेकिन इन केस खुदा ना खास्ता औलाद ना हो तो फिर कौन ट्रस्टी होगा? कोई यार दोस्त बना लें, कोई हमसाया बना लें, किसी भाई को बना दें, बहन भाइयों को बता दें, किसी को भी जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। इसलिए तो अल्टरनेटिव की मैं बात कर रहा हूँ। बिल चेंज अपडेट मैं जरूरी है। इसीलिए अल्टरनेट, अगर आपने 2 अल्टरनेट बनाए हैं, ऊपर का चला गया ऑटोमेटिकली वाइब्रेट नीचे का आ गया। और जैसे शमा बात कर रही है कि आप अपनी लाइफ में विल को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में आपका ट्रस्टी निकल लिया है तो फिर आप कहे जी भाई मेरी विल चेंज करो और मेरा इसको नया बंदा आ गया, इसको रिप्लेस कर दो। सो यू कैन या विल कैन बी चेंज। बना सकते हैं, सही औलाद में से बना सकते हैं, जबकि वो भी शेयर होल्डर है। जी बिल्कुल, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन। बीवी भी तो शेयर होल्डर है, उसको भी तो बना रहे हैं ना, उसको भी तो बना रहे हैं। उनको भी तो कोई ओवरसी कर रहा होगा। कोई नहीं, नहीं, अगर ट्रस्टी वाइफ है और वाइफ भी शेयर होल्डर है हाँ इसी के अंदर, तो वो एग्जीक्यूटर है ना, तो आपने उसे राइट दे दिया। वो सिर्फ अपना हिस्सा रखेगी, जो भी उसका होगा, बाकी जो बच्चों का है उसी को देगी। अभी इस पे आते हैं आगे। सिनेरियो ये हो रहा है सर कि पहले औलाद ऑप्शन के लिहाज से, फिर अगर औलाद पहले बीवी, पहले बीवी, यार बीवी को भूल रहे, सामने बैठी हो भूल रहे हो यार, ये बंदा ठीक नहीं है। ये एलईडी के टिपिकल मसले आ रहे हैं। लड़कियों की आदत नहीं होती उनके साथ काम करने की। औलाद और फिर बाहर का भी हो सकता है ट्रस्टी। ये 3 सिनेरियोज जो आपकी बात से समझ में आ रहे हो सकते हैं। जी, ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको। Example के लिहाज से, जी। हाँ, आप उल्टा भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्लाइंट हैं जो अपनी बीवी को भी ट्रस्ट नहीं करते, अपने बच्चों को भी ट्रस्ट नहीं करते, वो अपने दोस्त को लेके आ जाते हैं कि मेरा दोस्त है, इसको मेरा ट्रस्टी बनाओ। आपने कहा ना एक स्पेसिफिक आपका केस आएगा, चॉइस तो बेस्ड है। हाँ, इसका सर्कमस्टांसेस हर किसी के डिफरेंट है, इसलिए मैंने शुरू में कहा, तो हर किसी की इसलिए इंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट होती हैं। सॉरी जी, आप बताइए। फॉर सम रीजन के ट्रस्टी अब उसका इंतकाल हुआ था, लेकिन आप भूल गए चेंज करना, फिर क्या जो ऑल्टरनेटिव ट्रस्टी होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसका भी एक प्रोसेस होता है। देखिए, एक बात तो ये है कि उसमें अगर कोई भी आपके साथ अटैच है इमोशनली या रिलेशनशिप में है आपके साथ, ठीक है, जिसमें से आपकी औलाद भी हो सकती है, आपकी बीवी, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, कोई भी बंदा उस ट्रस्टी को रिप्लेस करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। और कोर्ट अगर समझे कि हाँ ये बंदा इस काबिल है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो कोर्ट उसको अलाउ कर देता है। चलिए, और आप कॉन्टैक्ट नंबर लेकर बाद में भी रब्ता। ये ट्रस्टी आपके पॉइंट हो गए। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपकी स्टेट कैसे डिवाइड होगी। दैट्स द मेन पर्पस, वन ऑफ द मेन पर्पसेस ऑफ द विल। अब जहाँ तक स्टेट की बात की जाए और डिवीजन की बात की जाए, तो पहले आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि स्टेट का मतलब क्या है एक मरने वाले के लिए। जब सबसे पहले किसी की डेथ होती है तो उसके जो भी पीछे छोड़ के जाता है उसमें से उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, ठीक है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस पे करने के बाद कुछ बचे तो उसके तमाम किस्म के टैक्स पे किए जाते हैं। टैक्स पे करने के लिए जो पर्पस होता है वहाँ पे अकाउंटेंट आ जाता है, क्योंकि जैसे कोई मरता है उसकी लास्ट जो टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है विद इन 6 मंथ ऑफ द डेथ। उसके लिए साल का एंड का वेट नहीं करना होता, मरने वाले के 6 महीने के अंदर अंदर उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। एक्सक्यूज मी, जब वो टैक्स रिटर्न फाइल होती है तो उसके आउटस्टैंडिंग टैक्सेस सामने आ जाते हैं, चाहे वो कैपिटल गेन है, चाहे वो इनकम टैक्स है, बिजनेस टैक्स है, जो भी है, वो सारे टैक्स पे किए जाते हैं। टैक्स पे करने के बाद अगर कुछ बचे तो आपके जो लोन्स हैं वो पे किए जाते हैं। अब लोन्स जो हैं वो किसी शक्ल में भी हो सकते हैं, आपका मॉर्गेज भी हो सकता है, आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट भी हो सकती है, आपका क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, आपने किसी को पर्सनल लोन लिया हुआ है किसी यार दोस्त से जिसका कोई डॉक्यूमेंट है वो भी हो सकता है। क्योंकि माशाल्लाह मेरा ख्याल है हम मुस्लिम बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं भी एज इस्लामिक टच के लिए बता दूँ आपके लिए, अगर आप लोगों ने अपनी वाइफ का हक महर पे नहीं किया वो भी आपके ऊपर लोन है। चाहे विल में आपने लिखा नहीं लिखा, आपके ट्रस्टी को इस बात का पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी एक लोन की शक्ल है। तो
मतलब ये है कि जितने भी आपके लेजिटिमेट लोन्स हैं वो सब पे किए जाते हैं। इन सब पेमेंट्स के बाद अगर कुछ बचता है तो वो आपकी स्टेट है। सिर्फ लोग मुझे बताते हैं, ओ जी मेरे पास 2 मिलियन का घर है, मैं 2 मिलियन छोड़ के जाऊंगा। मैं क्या यार मॉर्गेज कितने का? 1.5 मिलियन का। मैं क्या वो 1.5 मिलियन कौन देगा तुम्हारे मरने के बाद? ये माफ नहीं हो जाएगा? खामो नहीं यार। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं वो तो मर गया तो गया ना लोन। क्या ये बड़ी अच्छी बात है भाई। तो ये वो सारे काम ट्रस्टी कर रहा होता है। जी, ये सारे काम ट्रस्टी के हैं, ये सारी चीज़ें ट्रस्टी ने देखनी है। तो सारे ये लोन्स पे करने के बाद जो बचता है वो आप लोगों की स्टेट कंसिडर की जाती है। अब जब जिस टाइम पे हम अपने क्लाइंट्स की विल प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आप में से कोई भी जज नहीं कर सकता कि मरने के टाइम पे आपकी स्टेट की वैल्यू क्या होगी। हो सकता है $10 बचे, हो सकता है 10 मिलियन बचे, नोबडी नोज दैट। तो उस वक़्त ये सब कुछ पेमेंट्स करने के बाद, हर चीज़ क्लियर करने के बाद जो भी बचता है उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो 100% है। 100%। जी बताइए, आप क्या कह रहे हैं? जी, मेरा ये था, जैसे आपने कहा ना कि जब इसकी डेथ हो जाती है तो एक उसको अपने फाइनल टैक्स जो है फाइल करना होता है, ठीक है। उस वक्त जो है मेरे ख्याल से जो भी उसके घर वर हैं वो सबके सब जो है वो डीम्ड डिस्पोजिशन कहलाती है। जी, तो डीम्ड डिस्पोजिशन होगी तो वो कैपिटल गेन में चला जाएगा। हाँ जी। ठीक है ना। और फैमिली रेजिडेंस को छोड़ के। हाँ, फैमिली रेजिडेंस को छोड़ के मुझे उसका भी नहीं होता कि फैमिली रेजिडेंस के साथ क्या होता है। उसको भी अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मर जाते हैं, हाँ, फिर चल जाता है। फिर चला जाता है ना, तो उस पे भी आना चाहिए, क्योंकि वो मेन चीज़ है कि देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आपको और दे दूँ, मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने अपने अकाउंटेंट से पूछना पड़ेगा। उसके साथ आप अकाउंटेंट हैं तो फिर आप इसका खुद बता दें इसका जवाब क्या है। नहीं, देखिए इसके अंदर जो बेहतर होता है, जो मैं समझता हूँ, बिल वगैरह तो हो जाती है अगर आप चाहेंगे थोड़ा देर सवेर से, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आती है वो कैपिटल गेन की आती है। ठीक है, वो कैपिटल गेन जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है, तो उसके लिए होता है ट्रस्ट बनाना। तो बिल के साथ ट्रस्ट, उस पर आप ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि ट्रस्ट बनाया जा सकता है। देखिए, ताकि उस ये स्मूथ ट्रांजिशन हो विदाउट फाइनेंशियल जो है ना बर्डन आए। वरना क्या होता है कि जो आपके जो बच्चे रह जाते हैं वो सारा का सारा बेचारे जो है ना वो कैपिटल गेन की वजह से उनको टैक्स में चला जाता है। देखिए, इस जो आपका टॉपिक है ना, ये ऑफ द टॉपिक है, ठीक है, इसलिए कि ये आपके अकाउंटेंट के साथ आपकी ये प्लानिंग होती है। हम इस पर बात करेंगे। आई थिंक मैं इसे कवर कर सकती हूँ। ये शायद जो फाइनेंशियल की ये करेंगी कवर, लेकिन हम भी इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा विल को, अगर इफ़ यू अलाउ मी, हम इसको प्रोसीड कर लें, इस प्रोसेस को, राइट। तो ये जो है, जो डिवीजन होनी है सारी, वो जब आप समझते हैं कि वो 100% है, तो हर इंसान जिसके पास कुछ $2 उसने ज़िंदगी में बचाए हैं, उसके ज़हन में कुछ ना कुछ होता है कि भाई मरने के बाद मैं चाहूँगा इसको ये मिल जाए, इसको ये मिल जाए, इसको, या इस्लामी तौर पे मैं डिवाइड कर दूँ, जो भी रीज़न होती है। और जस्ट टू शेयर विद यू, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले 20 साल में हज़ारों विल्स बनाई हैं। और जो मेरे पास अपने पाकिस्तानी बहन भाई आते हैं, उसमें से मोर देन 80% जब मेरे ऑफिस में आते हैं, वो पहली बात ये करते हैं, आदिल साहब इस्लामी विल बनानी है। ओके, इस्लामी विल बना देते हैं, लेकिन जब डिस्कशन करने के बाद वो विल बना मुझे बता के जाते हैं ना, उसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं होता। ये बड़ी एक हकीकत है। शायद मुझे, अगर मैं काउंट कर लूँ तो मुझे पिछले 20 साल में शायद 8 या 10 विल्स ऐसी बनाई हैं जो कि वाकई इस्लामिक हैं। स्ट्रिक्टली लोगों ने इस्लामिक फॉलो किया हुआ है, राइट। और अगेन एक और मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्लेमर में बता दूं कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं, हम सबको पता है कि हमारे कुछ फ़िरके हैं इस्लाम में, और कुछ लोगों की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है मुख्तलिफ एंगल्स को लेके, राइट। तो जो भी, अगर आप जिस भी लॉयर से बनाएं, अगर आप प्योर इस्लामिक तरीके से जाना चाहते हैं, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू, जिस भी फ़िरके से आप लोगों का ताल्लुक़ है, अपने स्कॉलर से एक दफ़ा ज़रूर डिस्कस कर लें। अपने लॉयर के ऊपर मत छोड़ें, क्योंकि हम इस्लामिक स्कॉलर्स नहीं होते, हम सिर्फ एक लॉयर हैं। और बीइंग अ मुस्लिम, हमें एज अ सुन्नी जो डिवीजन है वो मुझे पता है। अगर आप कहें जी मैं शिया हूँ, मुझे करके दे, या मैं इस फ़िरके से हूँ, हनफी उससे हूँ, मुझसे करके दे, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि भाई मैं इस पे आप मुझे बता दो आपका इस्लाम क्या कहता है, मैं उसके मुताबिक आपको विल बना दूंगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है मेरे, ठीक है। तो ये जैसा सजेशन आप लोगों के लिए कि इसको इस तरह से अप्रोच कीजिएगा, ताकि आपके लिए भी आसानी रहे, और जिससे आप विल बना रहे हैं उसके लिए भी थोड़ा सा
क्लियरिटी आ जाए कि आप क्या चाह रहे होते हैं। जी कमिंग बैक टू दैट, जब डिवीजन की बात होती है इस्लामिक का, तो मैंने आपको बता दिया इस्लामिक जो शेयर है वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं, हमें पता ही है क्या शेयर है। एक जनरल स्नैरियो, चंद एक जनरल स्नैरियो आपको बता देता हूँ यहाँ पे। आई वुड से मोर देन 90% लोग जो विल बनाते हैं यहाँ पे, उनका ये क्राइटेरिया होता है कि हस्बैंड कहता है जी अगर मेरी डेथ हो जाए सब कुछ मेरी वाइफ को दे दो, वाइफ कहती है अगर मेरी डेथ हो जाए सब कुछ मेरे हस्बैंड को दे दो, और फिर दोनों कहते हैं जब हम दोनों की डेथ हो जाए फिर हमारे बच्चों में इस तरह से डिवाइड कर दो, इक्वली कर दो, या बेटे को डबल दे दो, बेटी को सिंगल दे दो। वो एक ये बड़ा स्टैंडर्ड सा एक डिवीजन है। कुछ लोग आते हैं कि नहीं जी हम चाहते हैं कि एक ही शॉट में सब डिवाइड हो जाए। जो पहला तरीका 2 शॉट्स हैं कि वाइफ टू हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ, देन टू चिल्ड्रन। कुछ कहते हैं नहीं 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 नहीं, सब एक शॉट में डिवाइड करो कि जैसे अगर हस्बैंड अगर मैं मर जाऊँ, मेरे 3 बच्चे हैं और एक बीवी है, सब में इक्वली डिवाइड कर दो। हस्बैंड जो सेम थिंग, मैं मर जाऊँ तो मेरी एक बीवी 3 बच्चे हैं, उनमें इक्वली डिवाइड कर दो। तो वो जो सेकंड लेयर ऑफ डिवीजन है वो ख़त्म हो जाती है अनटिल और अनलेस कोई माइनर चाइल्ड ना हो फैमिली में। क्योंकि जो माइनर चाइल्ड 18 साल से कम होता है, बेशक उसको आप शेयर दे जाते हैं लेकिन उसको तब तक नहीं मिलता जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता। अब कमिंग बैक टू द फर्स्ट काइंड ऑफ, देखिए आप जैसे भी डिवाइड कर दें, चाहे इस्लामिक तरीके से डिवाइड करें, चाहे जो मैंने एग्जांपल्स बताई हैं वो, यहाँ आपके ज़हन में कोई अपना एक फार्मूला है डिवाइड करने का। हर डिवीजन के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ उसके नुकसानात भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं पहली जो मैंने एग्जांपल दी है, अगर उसी को से थोड़ा सा बात करें इसमें कि हस्बैंड के बाद सब कुछ बीवी को चला जाए, बीवी के बाद सब कुछ हस्बैंड को चला जाए, उसमें सबसे पहला जो एक कंसर्न होता है मियाँ बीवी का वो होता है ट्रस्ट का, कि क्या बीवी हस्बैंड पे ट्रस्ट करती है या हस्बैंड बीवी पे ट्रस्ट करता है। अब आप कहेंगे भाई इसमें ट्रस्ट कहाँ से आ गया? इसलिए भाई क्योंकि आप मरने वाले कपल का जो उनके बैक ऑफ माइंड में होता है वो यही होता है कि हम दोनों के बाद हमारी जायदाद बच्चों तक पहुँचे। मतलब एंड रिजल्ट तो यही है ना कि जो आपकी जायदाद है दोनों के बाद बच्चों तक पहुँचे किसी ना किसी शक्ल में। अगर लेट्स से हस्बैंड की डेथ हो गई और उन्होंने लिखा हुआ है कि बीवी ने लिखा हुआ है, बीवी की डेथ हो गई और बीवी ने अपनी विल में लिखा हुआ है पहले सब कुछ मेरे हस्बैंड को, जब ये हस्बैंड लिखा जब मैं दोनों मरेंगे तो बच्चों को। अब जब बीवी की डेथ हो गई हमने विद इन 1 ईयर हर चीज़ हस्बैंड के नाम ट्रांसफ़र कर दी। जैसे ट्रांसफ़र की हस्बैंड साहब को लगा कि हो मैं तो दुनिया में अकेला हो गया हूँ, मुझे तो एक लाइफ पार्टनर चाहिए। उसने दूसरी शादी कर ली। जैसे उसने दूसरी शादी की और उसने शादी से पहले प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट नहीं किया, तो जो नई वाइफ है उसकी वो आधी जायदाद ले जाएगी और बच्चों तक क्या पहुंचेगा? सिर्फ आधे हिस्से में से पहुंचेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग आजकल हमारे पास आते हैं प्री नैप करने के लिए, क्योंकि हम लोग फैमिली लॉ भी करते हैं। अगर वो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं शादी कर रहे हैं तो हमारे पास आते हैं जी प्री नैप कर दिया हमें, कि मियाँ बीवी का जो भी बीवी का, जो हस्बैंड का वो हस्बैंड का मरने के बाद। इस तरह से ये होता है कि प्रोटेक्शन हो जाती है कि वो पहुँचे। अब कुछ मेरी बहनें जो होती हैं वो बड़ी सादा होती हैं, वो कहती है जी मेरे विल में ये लिख दो अगर इसने दूसरी शादी की तो उसको मेरे जाते हुए कुछ नहीं मिलेगा। यकीन कीजिए हर 10 में से 9 औरतें मुझे कहती हैं कि हाँ उसका तो एतबार नहीं, लेकिन मैं तो काम पक्का। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसका प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में कहीं पे भी आप किसी को एक लीगल काम करने की सज़ा नहीं दे सकते। ये असल में आप अपने हस्बैंड को सज़ा दे रहे हैं। ओहो अगर उसने कि मेरे मरने के बाद एक लीगल काम किया तो उसको आग कर दो मेरी जायदाद से। कानून ऐसी क्लॉजेस को नहीं मानता। अगर कोई इडियोटिक किस्म का बंदा लिख भी दे ऐसी बात तो वो कहेगा व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इसको साइड पे करो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात ये है प्रैक्टिकली देखा जाए तो दूसरी शादी वो बंदा करता ही तब है जब सब कुछ उसके हाथ में आ चुका होता है, विल एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि जब आप किसी भी लॉयर के पास जाएं अपनी विल को डिस्कस करने के लिए तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ होती है जहाँ पे माइनर बच्चे आ जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है यंग कपल्स के लिए। वहाँ पे फिर आपको बताना होता है कि अगर दोनों मियाँ बीवी की डेथ हो जाए तो बच्चों का गार्डियन कौन होगा।
बच्चों की प्रॉपर्टी का गार्डियन कौन होगा, वो भी अमूमन हम लोग यही सजेस्ट करते हैं जो आपका